बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1908 का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये सेक्शन 3 से शुरू होता है और सेक्शन 11 पे एंड होता है। आपने जो एक मशहूर लीगल मैक्सिम पढ़ा है, लॉ ऑलवेज फेवर्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। इस पूरे लिमिटेशन एक्ट की जो जिस्ट है, जो एक जनरल प्रिंसिपल है सेक्शन 3, वो उसके ऊपर कायम है। अब सेक्शन 3 शुरू करने से पहले मैं चंद चीजें आपको बता दूं। अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में हमने ये पढ़ा था कि सूट में अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है। अब आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि सूट जहां पे भी इस्तेमाल होगा, इसके साथ एक वर्ड यूज होगा इंस्टीट्यूटेड। अपील के साथ एक वर्ड यूज होगा अपील प्रेफर्ड, और एप्लीकेशन के साथ मेड। अब ये चंद मखसूस अल्फाज हैं जो इनके साथ इस्तेमाल होंगे आगे पूरे लिमिटेशन एक्ट में। अब जो सेक्शन 3 है वो हमें ये बताता है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा या अपील प्रेफर की जाएगी या एप्लीकेशन दी जाएगी आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन का वक्त गुजरने के बाद। अब ये लिमिटेशन का वक्त जो है हमें बताया गया है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। तो कहता है इसके बाद इनमें से अगर कोई चीज शुरू की जाती है या अदालत के पास आती है तो ये कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा रहा है, एक जिम्मेदारी लगा रहा है कि इट शैल बी डिसमिस्ड, कि अदालत उसको डिसमिस कर दे, उसको सुनने से इनकार कर दे, उसको खारिज कर दे। अब यहां पे इसने एक और चीज इस्तेमाल की है कि although limitation cannot be set up as a defense, limitation cannot be set up as a defense। अब इसका क्या मतलब है? हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो लिमिटेशन एक्ट है ये एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि राइट को बार नहीं करता, सिर्फ रेमेडी को बार करता है। अगर लिमिटेशन को अपोनेंट पार्टी बतौर डिफेंस पेश करती है और कोर्ट उनके हक में फैसला कर देती है तो इसका मतलब है जो राइट था यहाँ पे वो रिस्पोंडेंट ले जाएगा, जो अपोनेंट पार्टी है वो ले जाएगी। लेकिन इस सेक्शन ने कोर्ट पे ऑब्लिगेशन लगाया है कि वो केस को, सूट को डिसमिस कर देगी, उसके मेरिट्स के अंदर नहीं जाएगी कोर्ट। जैसे ही टाइम बार है पता चलेगा वो सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, वो अपील और एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको डिफेंस के तौर पे सेटअप नहीं किया जा सकता। अगर इसको डिफेंस के तौर पे सेटअप किया जाता तो अपोनेंट पार्टी के राइट्स पैदा हो जाते। हाँ, ये जरूर है कि अपोनेंट पार्टी भी कोर्ट को आके असिस्ट करती है कि ये मुकदमा टाइम बार हो चुका है, अदालत इसको खारिज कर दे। अब जो सेक्शन 3 है ये सब्जेक्ट टू है आगे जितना भी आने वाले सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 4 to 25। अब ये जो सेक्शन 4 to 25 है इनके अंदर कुछ रियायतें दी गई है। बाज़ जगहों पे लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया गया है, बाज़ जगहों पे लिमिटेशन पीरियड को स्टॉप कर दिया जाता है अगर कोई बंदा लीगली डिसेबल हो जाता है। तो ये सेक्शन 3 जो जनरल प्रिंसिपल हमें बताता है ये 4 to 25 के सब्जेक्ट टू है। अगर सेक्शन 4 to 25 के सब्जेक्ट टू होने के बावजूद भी किसी सूट का, अपील का या एप्लीकेशन का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो गुजर चुका है तो कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको डिसमिस कर दे। अब दो अहम मकामात होते हैं जब भी कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाता है या अपील प्रेफर की जाती है। एक वो वक्त जब से लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है और दूसरा वो वक्त जहां तक लिमिटेशन पीरियड को गिना जाता है। अब लिमिटेशन पीरियड शुरू कब होता है? जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू होता है, और इसको गिना कब तक जाता है? जब तक बंदा अदालत के पास नहीं आता। अब जब बंदा अदालत के पास आता है वहां तक लिमिटेशन पीरियड को गिना जाता है। अब उससे आगे जो उसका वक्त अदालत के साथ, जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या जिस कोर्ट के पास वो गया है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है,
वहां पे उसका वक्त नहीं गिना जाता। अब ये दूसरा जो अहम मकाम है कि एक सूट को कब ये तस्वर किया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, यानी कि किस मकाम तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिना जाएगा, वो हमें सेक्शन 3 बताता है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो एक सूट है उसको इंस्टीट्यूट तस्वर किया जाएगा जब जो प्लेट है, जो हमारा दावा है वहां पे, उसको प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर प्रॉपर ऑफिसर। बिफोर प्रॉपर ऑफिसर का मतलब ये है कि जब हम जाके अदालत में दावा दायर करते हैं तो हमारा वो दावा उसी दिन किसी अदालत के सामने लग जाता है। इट मींस इट हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। अब बाजुकात ऐसे लोग भी होते हैं जो मुफलिस होते हैं, कोर्ट फी बर्दाश्त नहीं कर सकते या कोर्ट फी अदा नहीं कर सकते, तो वो थ्योरेटिकली प्लेट से पहले जाके एक दरखास्त देते हैं जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू। फॉर लीव टू सू यानी कि वो जाके एक दरखास्त देते हैं जिसमें वो इजाजत लेते हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हम सू करें और हमारे पास कोर्ट फी नहीं है। तो जब प्रॉपर जाके ये एप्लीकेशन देगा तब से तस्वर किया जाएगा, जिस दिन ये एप्लीकेशन देगा कि अब इसका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, यानी कि उस दिन तक गिना जाएगा कि कितना वक्त गुजर चुका है, अब उसके बाद नहीं गिना जाएगा। अब बाजुकात ये होता है कि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, इनसॉल्वेंट हो जाती है, तो वहां पे कोर्ट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडेटर। अब जो कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है इस बैंक करप्ट कंपनी के लिए, इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए, उसको यहाँ पे हम कहेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है इसके पास कंपनी के एसेट्स का कंट्रोल होता है और ये बंदा जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ करता है, और अगर फिर कोई अमाउंट बच जाती है तो जो शेयर होल्डर्स है उनके दरमियान तकसीम करता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ऑफिशियल लिक्विडेटर जब इसको कोई बंदा अपना क्लेम सेंड करता है, व्हेन क्लेमेंट फर्स्ट सेंड हिज क्लेम, तो क्योंकि ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया है, तो जब इसको क्लेम सेंड कर किया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि अब उस बंदे का जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। क्योंकि कंपनी की जो वाइंड अप के मामलात होते हैं बातों बात वो बहुत लंबे चलते हैं, तो अगर बंदा ऑफिशियल लिक्विडेटर को सेंड करता है वो मसला हल नहीं होता, 1 साल 2 साल, फिर जब तक वो कोर्ट में जाता है तब तक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है। तो यहाँ पे ये रियायत दी गई है कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होगा, जब बंदा उसको अपना क्लेम सेंड करेगा तो उससे पहले जो उसने वक्त गुजारा है सिर्फ वो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर गिना जाएगा। ये था सेक्शन 3। अब हम आते हैं सेक्शन 4 की जाने। सेक्शन 4 जो है बहुत ही सिंपल सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन खत्म हो रहा है जिस दिन कोई कोर्ट हॉलीडे है या छुट्टियां चल रही हैं, तो जब कोर्ट दोबारा ओपन होगी तो उस दिन जाके आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं, देखिए जो सेक्शन 3 है ना, ये सूट पे भी अप्लाई होता है, अपील पे भी अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पे भी अप्लाई होता है, ये जनरल सेक्शन है। अब देखिए इसकी हेडिंग पढ़े, इसमें क्या लिखा है सेक्शन 3 में, डिसमिसल ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब देखिए हेडिंग में ना डिसमिसल ऑफ सूट कॉमा ईटीसी लिखा होगा, ईटीसी का मतलब है इसमें अपील और एप्लीकेशन शामिल है। अब देखिए सूट इंस्टीट्यूट होता है तो यहाँ पे भी उसने कॉमा डाल के ईटीसी लिखा होगा, मतलब सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब जो सेक्शन 4 है ये भी अपील पे, एप्लीकेशन पे और सूट पे, तीनों पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर इनमें से तीनों की जो कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन खत्म हो रहा है जिस दिन कोर्ट हॉलीडे है, तो कोर्ट जिस दिन दोबारा ओपन होगी तो ये अपना केस जाके दोबारा इंस्टीट्यूट कर सकता है, अपील प्रेफर कर सकता है। अब इसमें कोर्ट हॉलीडे से मुराद ये है कि जनरली कोर्ट बेशक बंद होती है, छुट्टियां होती है, लेकिन वहां पे जजेस साहिबान बैठे होते हैं।
अब वो जो है नॉर्मल केसेस के लिए नहीं बैठे होते, जिस तरह स्टे एप्लीकेशंस हैं या जो दीगर अर्जेंट मैटर के केसेस हैं उनके लिए बैठे होते हैं। तो ये नहीं समझा जाएगा कि अदालत खुली हुई है, यानी कि कोर्ट हॉलीडे है, बेशक एक दो जज साहिबान बैठे हुए हैं और पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड हो गया है, तो जब कोर्ट हॉलीडे खत्म होगी, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी, सर्दियों की छुट्टियां खत्म होगी, अगर कोई और हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, जिस तरह अभी लास्ट टाइम यहाँ पे इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी दी गई है, समिट जो हो रहा था, तो कोर्ट हॉलीडे था, तो अगले दिन जैसे ही 3 दिन के बाद अदालतें खुली, तो जिस बंदे का पीरियड ऑफ लिमिटेशन उन 3 दिनों के अंदर एंड हुआ था, उसने आगे फौरन अपना जो सूट था उसको इंस्टीट्यूट किया या अपील को प्रेफर किया। तो ये सेक्शन 4 उसको परमिशन दे रहा है कि जैसे ही कोर्ट हॉलीडे एंड हो उसी दिन आके वो अपना जो सूट है वो इसको इंस्टीट्यूट कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 की जानिब। सेक्शन 5 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन इसमें एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि सेक्शन 5 अपील पे और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, ये सूट्स पे अप्लाई नहीं होता। और हर तरह की एप्लीकेशंस भी नहीं, चंद स्पेसिफिक तरह की एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। देखें, जब आप जाके अपना मुकदमा फाइल करते हैं सिविल जज के पास या ट्रायल कोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो ट्रायल कोर्ट से फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो आप उसकी अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन है तो। अब देखें, फैसला आपके खिलाफ आया, आपने उसकी क्या की, अपील की अगली अदालत में। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वही फैसला बरकरार रखती है जो आपके खिलाफ था, सेम वही फैसला, तो अब आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाके अपील नहीं करेंगे, अब आप उसके खिलाफ रिवीजन लगाएंगे। तो ये फर्क है अपील में और रिवीजन में। और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट की एप्लीकेशन आप कब देते हैं, जब कोई जजमेंट के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो या वहां पे नजर आ रही हो, तो आप उस कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि ये इसमें मिस्टेक है, इसको ठीक किया जाए। तो एप्लीकेशन रिवीजन या रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, ये तो बहुत सिंपल है, या अगर कोई और कानून सादी की जाए जिसमें इनके अलावा जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उनको भी सेक्शन 5 के अंदर शामिल किया जा सकता है। एनी अदर एप्लीकेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर कोई और इनेक्टमेंट की जाती है, एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो सेक्शन 5 है जो एक्सटेंड करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर्टेन केसेस के अंदर, ये सूट्स पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अगर जनरली हम देखें तो जो सूट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो काफी बड़ा होता है, 3 साल से लेकर 12 साल और इससे भी कुछ में ज्यादा है। हाँ, कुछ एक दो सूट्स में कम भी है। और अपील और एप्लीकेशन का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो मोस्टली 6 मंथ से कम ही है, मतलब बहुत थोड़ा टाइम होता है कि हमें अपील फाइल हम कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए सेक्शन 5 के तहत इनका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड किया गया है, जरा इसके अंदर रियायत दी गई है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें हमारी कोर्ट्स के अंदर जो इस टाइम प्रैक्टिस चल रही है, अगर सूट का भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है तो उसमें भी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। अपील के लिए भी यही, हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए भी यही दी जाती है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें या जो हमारा ये लिमिटेशन एक्ट है अगर इसकी रूह के लिहाज से देखें तो उसमें उसने वादे किया है कि सूट में अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है, मतलब जब अपील आएगा एप्लीकेशन आएगा उससे मुराद सूट हरगिज नहीं होगा। अब सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि इसमें सारी तरह की अपील्स और ये चंद मखसूस तरह की एप्लीकेशन या कोई और एप्लीकेशन जो इस सेक्शन के दायरा कार के अंदर शामिल की जाए। अब देखें, जो बंदा ये अपील कर रहा है उसको हम अपीलेंट कहते हैं, और जो बंदा ये एप्लीकेशन दे रहा होगा इसको हम कहते हैं एप्लीकेंट। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर अपीलेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है
कि जो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है, अब वो उसको एक्सटेंड करने की दरखास्त दे रहा है, इसके पीछे एक सफिशिएंट कॉज मौजूद है कि उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड किया जाए। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई यहाँ पे सफिशिएंट कॉज मौजूद है, तो कोर्ट उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड कर सकती है, उसको मजीद टाइम दे के, यानी कि जो उसका ज्यादा वक्त गुजर चुका है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, कोर्ट उसकी अपील या एप्लीकेशन यहाँ पे सुन सकती है। अब हम सफिशिएंट कॉज को जरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन में वो ये बताता है कि कोई भी प्रैक्टिस जो कोर्ट्स के अंदर चल रही है, उससे कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, अगर इसकी वजह से कोई कौंसल या कोई लिटिगेंट मिसलेड होता है इन कंप्यूटिंग और एसर्टेनिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब ये मालूम करने में कि इस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा या ये कब से शुरू हो रहा है, इन कंप्यूटिंग और असर्टेनिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो इसको एक सफिशिएंट कॉज समझा जाएगा और अदालत उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड कर सकती है, उसको उसकी जो अपील है या एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर सकती है। सफिशिएंट कॉज के हवाले से, या अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 14 का कंपैरिजन आपने देखना है, तो इसके हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट मौजूद है, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 872 खुशी मोहम्मद वर्सेस फजल बीबी केस। अब सफिशिएंट, चले मैं आपको सफिशिएंट कॉज समझा देता हूं। इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। इसका जो पैराग्राफ नंबर 57 है उसमें भी एक इसी तरह की एप्लीकेशन डिस्कस हुई है, उसका मैं खुलासा आपको बता देता हूं आसान करके। लेट्स से कि एक बंदा अली है और ये प्रीएम्पशन का सूट फाइल करता है। दूसरा जो बंदा है वो है अहमद। अहमद ने किसी जगह पे जमीन खरीदी है या घर खरीदा है किसी अर्बन इलाके में। अब जब अहमद ने वो जगह खरीदी तो अली ने उसके खिलाफ प्रीएम्पशन का सूट कर दिया। अब हुआ ये कि अली ने ये क्लेम किया कि अहमद ने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ये खरीदी है 5 लाख के एवज, और मेरा राइट बनता है ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए 5 लाख में। अहमद ने वहां पे, तब वसीका नवीस हुआ करते थे, वसीका उसने आगे कोर्ट में पेश किया, यानी कि प्रूफ दिया कि उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है 25 लाख। अब देखें, जब ट्रायल कोर्ट में केस लगा तो जो ओरिजिनल प्लेट थी उसमें कोर्ट फी जमा कराई गई वो थी 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का मुकदमा किया अली ने कि 5 लाख में इसने प्रॉपर्टी खरीदी। अब बाद में ट्रायल कोर्ट में ये चीज वाजे हो गई, प्रूव हो गई कि वो अहमद ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो 5 लाख में नहीं बल्कि 25 लाख में खरीदी है। अच्छा, अब हम डिसीजन की डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जो भी डिसीजन आया उस कोर्ट का, उससे अहमद को भी इत्तेफाक नहीं था, अली को भी इत्तेफाक नहीं था। अब अली ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को जाके आगे चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और अहमद ने जाके उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। अब फर्क समझिएगा, मुकदमा सेम है, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आया है, एक बंदा जाके उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, दूसरा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। अब देखिए मसला कहाँ आएगा, मसला वहां आएगा ना जो इसका करेक्ट फोरम है। अगर वो हाई कोर्ट है तो जो बंदा हाई कोर्ट के पास गया वो ठीक, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया उसका टाइम वेस्ट होगा। जब उसका टाइम वेस्ट होगा तो जब तक वो हाई कोर्ट के पास आता है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका होगा। अब हम देखते हैं इस केस में हुआ क्या है। हुआ यह है कि अली ने अपना केस लगाया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका केस लगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कहा नहीं जी अब इस सूट की जो वैल्यू है, प्लेट की वैल्यू वो 25 लाख हो चुकी है। अब तब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन थी उसके अंदर 25 लाख नहीं आता था। अगर किसी का मुकदमा 25 लाख का है तो उसको हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ता था। तो अली का जो मुकदमा था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया और अली को भेज दिया वापस हाई कोर्ट के पास। अब देखें, ये बस हुआ ये कि 1-2 दिनों के अंदर ही उन्होंने खारिज कर दिया, और अभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था कि अली भी हाई कोर्ट के पास पहुंच गया, अहमद भी हाई कोर्ट के पास है, अली भी हाई कोर्ट के पास है। अब हाई कोर्ट ने इन दोनों का मुकदमा सुना, लेकिन इस दौरान जाहिर बात है 1-2 साल लग गए हाई कोर्ट को।
अब हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो फॉरम ऑफ अपील है वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो डिटरमाइन होगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लेट की बेस पे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्लेट की बेस पे, कि जब ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में फाइल किया गया था उस वक्त जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लेट थी जो 5 लाख थी उसकी बेस पे जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन की जाएगी। अब 2 साल के बाद तकरीबन 2013 के अंदर, 2010 का केस है, 2013 के अंदर हाई कोर्ट ये फैसला दे रही है, इन दोनों को वापस भेज रही है कि आप दोबारा जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और अपना मुकदमा वहां जाके चलाएं। अब ये दोनों वापस गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, अली जो है वो चुप करके बैठ गया, मतलब उसने जाके दोबारा अपील फाइल नहीं की, अपना मुकदमा कंटिन्यू नहीं किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अहमद जो था यहाँ पर रिस्पोंडेंट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, इसने जाके दोबारा वहां पे अपनी अपील लगाई। अब देखें 3 साल गुजर चुके हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है अपील का वो गुजर चुका है, अब वो अपील नहीं लगा सकता, मतलब बेशक उसको हाई कोर्ट ने भेजा है कि ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, आप वहां चले जाएं। तो वहां पे अहमद ने साथ में सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाई, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। लेकिन हुआ ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अहमद की जो एप्लीकेशन थी सेक्शन 5 वाली वो खारिज कर दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो मुकदमा है वो टाइम बार हो चुका है, क्योंकि कोर्ट उसके सफिशिएंट कॉज से मुतमैन नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे। अब जब अहमद का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया तो अहमद दोबारा वापस आ गया हाई कोर्ट के पास कि मेरा मुकदमा खारिज हो चुका है। जब अहमद हाई कोर्ट के पास आया तो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर किया कि ये जो बंदा है अहमद, ये विक्टिम ऑफ द कोर्ट है, ये मतलब बोनाफाइडली, देखें होता ये है कि अगर आप गलत फॉर्म, अब मिसाल के तौर पे एक वकील है, उसको पता है कि ये अगर मैं अपने क्लाइंट का मुकदमा इस करेक्ट फॉर्म पे करूंगा तो ये सही टाइम नहीं है, हमें थोड़ा सा और टाइम पीरियड चाहिए, तो वो जानबूझ के किसी गलत फॉर्म पे चला जाता है, वहां पे 1-2 साल वेस्ट करता है, फिर वहां से उसका केस खारिज होता है, वो कहते हैं आप सही कोर्ट में जाके करें, दोबारा आके सही फॉर्म में आ जाता है और जाके कहते हैं जी हम तो अदालत में केस कर रहे थे। तो इस चीज से बचने के लिए ना जो इस टाइम हमारी कोर्ट प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि अगर कोई बंदा रॉन्ग फोरम पे जाता है और आसानी से ये डिटरमाइन किया जा सकता है एक वकील की तरफ से कि ये रॉन्ग फोरम है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, अगर वहां पे उसका खत्म हो जाता है तो बस उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे भी कोर्ट ने वही प्रिंसिपल अप्लाई किया, जब अहमद टाइम वेस्ट करने के बाद हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आया तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया, उन्होंने कहा सफिशिएंट कॉज नहीं है। अहमद दोबारा हाई कोर्ट के पास आया, अब हाई कोर्ट ने ये कहा कि अहमद जो है विक्टिम ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि पहले कोर्ट का डिसीजन आया है कि ये 25 लाख का है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 25 लाख है, तो इस वजह से अहमद हाई कोर्ट के पास आया था। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि इसका जो मुकदमा है वो सुना जाए, अहमद का जो केस है वो टाइम बार्ड नहीं है। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया वहां पे अली जो है वो खड़ा हो गया, अली ने जाके हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मुकदमा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि अली का मुकदमा सुने, इसका मुकदमा टाइम बार नहीं है। देखें जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अली का मुकदमा टाइम बार किया तो अली ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अब रिवीजन लगाई है। अब हाई कोर्ट ने वो रिवीजन सुनने के बाद अली के अहमद ने रिवीजन लगाई है ना, जब उसका मुकदमा खारिज हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने अब अहमद के हक में डिसीजन दिया है कि इसका मुकदमा टाइम बार नहीं है। अब उस मुकदमे को चैलेंज कर रहा है अली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब अली सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये जो फैसला दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि जो सूट फॉर प्रीएम्पशन है सिर्फ इसके अंदर, बाकी सूट्स के अंदर नहीं, जुरिस्डिक्शन के पर्पस के लिए जो सेल कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, क्या चीज, सेल कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है कि जितने में प्रॉपर्टी सोल हुई है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लेट है ना उसके बेस पे डिटरमाइन किया जाता है कि अगर एक एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो आगे ये हमने कौन से फोरम पे जाके करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां करार दिया कि सिर्फ प्रीएम्पशन के सूट में, क्योंकि एक अर्बन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में जो सेल कंसिडरेशन हुई है, जितने की वो प्रॉपर्टी सेल हुई है, क्योंकि अब आगे अमाउंट उतना ही रहेगी, अगर ये कोर्ट ये प्रॉपर्टी अहमद से अली को लेके देगी तो 25 लाख में ही देके देगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है 25 लाख की है। तो यहाँ पे
सेल कंसिडरेशन के मुताबिक आपने अपना मुकदमा फाइल करना होता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लेट के मुताबिक फाइल नहीं करना होता। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अहमद ने अपना मुकदमा हाई कोर्ट के सामने बिल्कुल सही फाइल किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपोलोजाइज भी किया इस बंदे से, दूसरे बंदे से, रिस्पोंडेंट से, कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते रहे अपने राइट के लिए। तो वही सर्टेनली डिसमे, वहां पे ये वर्ड यूज हुए। तो देखिए अब ये जो केस है ना, अब इसमें क्या था, प्रैक्टिस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की वजह से अहमद मिसलेड हुआ था, दोबारा कहाँ गया था, हाई कोर्ट के पास गया था, जजमेंट ऑफ द कोर्ट की वजह से, ये प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट की वजह से। अब देखें प्रैक्टिस क्या चल रही है, प्रैक्टिस ये चल रही है कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लेट के ऊपर आपने मुकदमा फाइल करना है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि प्रीएम्पशन के सूट में सेल कंसिडरेशन की बेस पे मुकदमा फाइल करना है। अब देखिए बातों का इस तरह के कॉम्प्लेक्स मामला आ जाते हैं, बातों का लॉ में भी कोई एम्बिग्विटी होती है जिससे जो लिटिगेंट है वो ये फैसला नहीं कर पाता कि इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ अपील है वो क्या है, लेकिन वो अपना काम बोनाफाइडली चला रहा होता है। तो इस सूरत में ये एक सफिशिएंट कॉज है सेक्शन 5 के अंदर कि उनका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये अब जजमेंट पढ़ेंगे तो इसमें काफी डिटेल से इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जनरली जो है वो सफिशिएंट कॉज ऐसे चेक किया जाता है कि जो लिटिगेंट था क्या उसकी ड्यू डिलिजेंस थी और क्या वो गुड फेथ में काम कर रहा था। अब गुड फेथ का हमने पढ़ा है ना कि ड्यू केयर और ड्यू अटेंशन से जो चीज की जाएगी वो गुड फेथ नहीं होगी, यानी कि ड्यू डिलिजेंस हो, ड्यू केयर हो, ड्यू अटेंशन हो, उसके बावजूद भी अगर किसी प्रैक्टिस ऑर्डर जजमेंट ऑफ द कोर्ट की वजह से जो बंदा मिसलेड होता है, देन इट इज अ सफिशिएंट कॉज कि उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की जानिब जो कि है सेक्शन 6। जो सेक्शन 6 है ये लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बताता है। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी लीगल डिसेबिलिटीज हैं। अगर कोई बंदा माइनर हो, कोई बंदा इंसेन हो या कोई बंदा इडियट हो, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये एक लीगल डिसेबिलिटी है जो उस बंदे के अंदर मौजूद है। अब जो सेक्शन 6 है वो हमें ये कहता है कि जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन ने रेकन्ड होना है, जी, जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन ने रेकन्ड होना है, मतलब जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन ने स्टार्ट होना है तब से ही बंदे में ये लीगल डिसेबिलिटी मौजूद है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के स्टार्ट होने के बाद नहीं होगी, जब से वो हुआ उससे पहले से मौजूद थी या तब से मौजूद है, मतलब वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, तो जब तक उसकी ये लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन रुका रहेगा, चलेगा नहीं। और जब उसकी ये लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उसके पास दोबारा इख्तियार है कि वो अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है, अपना मुकदमा दोबारा अदालत के अंदर ला सकता है। अब थोड़ी सी वर्डिंग इस सेक्शन की कॉम्प्लेक्स है। देखें आप ऐसा करें कि फर्स्ट स्केड्यूल खोल, उसमें देखें फर्स्ट स्केड्यूल में 3 कॉलम्स बने हुए हैं। जो पहला कॉलम है उसके अंदर जो सूट है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह का सूट हो। मिसाल के तौर पे जो आप फर्स्ट स्केड्यूल खोलेंगे, जो फर्स्ट है कंटेस्ट ऑन अवार्ड ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, पहले कॉलम में कि मामला ये है अगर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अवार्ड को कंटेस्ट करना है। सेकंड कॉलम में देखें वहां पे उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा हुआ है 30 डेज, और थर्ड कॉलम में आप देखें तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू कब होगा। सेक्शन 3 में हमने देखा है कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां तक गिना जाएगा। अब जो पहला पॉइंट है ना जहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा वो थर्ड कॉलम में है कि जब प्लेंटिफ के पास नोटिस डिलीवर हो जाएगा इस अवार्ड का तब उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। अब देखें जो थर्ड कॉलम है ना फर्स्ट स्केड्यूल का, ये हमें वो लम्हा बताता है जहां से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो शुरू होता है। अब ये सेक्शन हमें ये कहता है कि जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ है, रेकन हुआ है, उस वक्त से अगर किसी बंदे के अंदर लीगल डिसेबिलिटी मौजूद है तो लीगल डिसेबिलिटी सीज होने के बाद वो अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है। सवाल ये है
कि अब उसको आगे वक्त कितना मिलेगा। तो वो यहां पे ये कहता है फ्रॉम टाइम मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल, कि वो वक्त जो बताया गया है थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल में, वहां से आगे इसको जितना टाइम पीरियड मिलना था सेम उतना ही टाइम पीरियड इसको दोबारा मिलेगा। यानी कि अगर इसके अंदर लीगल डिसेबिलिटी मौजूद ना होती तो इसको अगर 30 डेज मिलने थे, तो जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी जाके खत्म हो जाएगी उसके बाद सेम टाइम पीरियड दोबारा दिया जाएगा जितना इस वक्त के बाद मिलना था, यानी कि 30 डेज दोबारा इस बंदे को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारा सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी वाला सेक्शन, ये सूट्स पे अप्लाई होता है और एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। अपील पे जनरली ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है सूट्स पे, एप्लीकेशंस पे, और एप्लीकेशन भी सारे नहीं, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, या जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पे ये अप्लाई होता है। चलें सेक्शन 6 की वर्डिंग आप लोग देख लें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब आपने इसकी एग्जैक्ट जो है ना स्टैट्यूटरी वर्डिंग को देखना है। देखें यहाँ पे वो ये कहता है लीगल डिसेबिलिटी में कि जहां पे कोई बंदा जो इंटाइटल है कि वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को, या प्रोसीडिंग चला सकता है, या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री दे सकता है, बट इज एट द टाइम, उस वक्त जब उसको ये काम करना था, जब ये कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ, वो ये काम कर सकता था, उस टाइम से फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड, जहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसका शुरू होना था, वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, यानी कि उसमें लीगल डिसेबिलिटी मौजूद है, तो ही मे इंस्टीट्यूट द सूट, वो अपना मुकदमा दोबारा इंस्टीट्यूट कर सकता है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है विद इन द सेम पीरियड, बिल्कुल उतना ही वक्त उसको दोबारा मिलेगा। आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कितना टाइम पीरियड मिलेगा, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड, जितना टाइम पीरियड बताया गया है, अलाउ किया गया है, फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से, प्रेस्क्राइब्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल, जो फर्स्ट स्केड्यूल का थर्ड कॉलम है उसमें बताया गया है। अब जो फर्स्ट कॉलम का थर्ड स्केड्यूल है वो ये बताता है कि यहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा, ठीक है, कितना होगा वो उसके साथ हमें सेकंड कॉलम बताता है। अब उसके कहने का मतलब ये है कि थर्ड कॉलम के अंदर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होता है उससे आगे जितना भी उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था उतना ही वक्त, सेम पीरियड ऑफ टाइम उस बंदे को दोबारा मिलेगा। अच्छा, जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री है, इसके बारे में जो है सीपीसी के अंदर इसकी लिमिटेशन, इसका टाइम पीरियड डिस्कस किया गया है। सीपीसी का सेक्शन 48 है, सेक्शन 48 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इसलिए सूट के लिए यहाँ पे उसने जो थर्ड कॉलम वाले अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं, और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए उसने बताया है कि सेक्शन 48 जो है 1908 का वहां पे बताया गया, ऑलमोस्ट 6 इयर्स जो है ना वहां पे दिया गया है। अच्छा, ये था इसका सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1। अब हम देखते हैं कि सब सेक्शन 2 क्या कहता है। चलिए पहले ये देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 ने हमें ये बताया कि जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी तो उसको सेम पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा जितना पहले मिलना था। अब हमें इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ये जो बंदा लीगली डिसेबल हुआ है इसके अंदर एक लीगल डिसेबिलिटी मौजूद थी। अच्छा, अभी इसकी ये लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हुई थी, चल रही थी। अगर सीज हो गई तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अभी ये लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हुई थी कि उसके ऊपर कोई दूसरी डिसेबिलिटी आ गई, अनदर डिसेबिलिटी जो है ना उस पे आ गई। तो ये सब सेक्शन 2 में ये कहता है कि जब तक उसकी ये दोनों लीगल डिसेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। मतलब एक लीगल डिसेबिलिटी थी, वो खत्म नहीं हुई थी, दूसरी हो गई, तो बेशक पहले खत्म हो जाए, जब तक दूसरी खत्म नहीं होगी तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होगा। अब इसका जो सब सेक्शन 3 है ये मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। सब सेक्शन 3 हमें ये कहता है
कि अगर किसी बंदे की लीगल डिसेबिलिटी चलती है उसकी डेथ तक, तो जब उसकी डेथ होगी तो यहाँ पे उसका कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जैसे ही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर होगा तो अब उसका टाइम पीरियड यहाँ से चलना शुरू होगा। यानी कि एक बंदा लीगली डिसेबल था, ये बात याद रखनी है कब से, जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेकन्ड हुआ, जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ तब से वो लीगली डिसेबल था। उसी लीगल डिसेबिलिटी में उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ के बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी सेम पीरियड ऑफ टाइम दोबारा दिया जाए। अब सबसेक्शन 4 हमें ये कहता है कि अगर कोई बंदा लीगली डिसेबल था, इसी डिसेबिलिटी के अंदर उसकी डेथ हो गई, जब उसकी डेथ हुई तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हुआ, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हुआ उसमें खुद लीगल डिसेबिलिटी मौजूद थी। तो जब तक उसकी ये लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, जिस तरह हमें सेक्शन 1 ने बताया है, तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होगा। या अगर उसमें ये लीगल डिसेबिलिटी थी, अभी ये खत्म नहीं हुई कि उसमें दूसरी भी लीगल डिसेबिलिटी आ गई, अभी बच्चा था, अभी बड़ा नहीं हुआ था कि पागल भी हो गया, इंसेन भी हो गया, तो इस सूरत में जिस तरह सबसेक्शन 2 ने हमें बताया है, जब तक दोनों लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन नहीं करेगा। इनको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लेट्स से कि एक शख्स है अली 2020 के अंदर। अब जनवरी 2020 में जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेकन हुआ, स्टार्ट हुआ, तब अली इंसेन है। अब होता ये है कि 2021 में जाके अली की ये जो लीगल डिसेबिलिटी है, ये इंसैनिटी है, ये खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो 90 डेज था फॉर एग्जांपल, वैसे सूट्स का ज्यादा होता है, 90 डेज हम कंसीडर कर लेते हैं। 2020 में जब वो वक्त आया जहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था, रेकन होना था, तब अली जो है ना इंसेन है। अब देखिए ये तो 90 डेज बाद इसका टाइम खत्म हो जाना था, लेकिन इसकी लीगल डिसेबिलिटी 2021 में जाके खत्म हुई। तो अब सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन 1 है वो हमें ये कहता है कि अब इससे आगे इसको 90 डेज दिए जाएंगे। अब दूसरी जो यहाँ पे मिसाल है वो ये है कि अगर अली 2020 में जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था तब इंसेन था, और हुआ ये कि इंसेन नहीं, चले यहाँ पे कर लेते हैं माइनर था, अली 16 साल का था। अभी होना क्या था कि जब ये 2022 में 18 साल का हो 2022 में 18 साल का हो जाता तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां से स्टार्ट होना था, लेकिन बीच में हुआ ये कि 2021 में ये जो अली है ये बेचारा इंसेन हो गया। अब देखें, अभी एक डिसेबिलिटी थी वो खत्म नहीं हुई कि दूसरी डिसेबिलिटी आ गई। अब बेशक ये 2022 में मेजर हो जाएगा, इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 2022 से शुरू होना था। देखिए यहाँ पे ये 18 साल का हो चुका है, लेकिन अभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होगा जब तक जो दूसरी डिसेबिलिटी आई है वो खत्म नहीं हो जाती है। बेशक जाके इसकी ये डिसेबिलिटी 2028 में खत्म होती है, 2028 में जाके ये इंसेन से सेन होता है। तो जब 2028 में जाके इसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी तो यहां से आगे अब इसको 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो दोबारा दिया जाएगा, यानी कि बंदे में किसी भी तरह की लीगल डिसेबिलिटी मौजूद ना हो। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की जाने। तीसरा जो सब सेक्शन 3 है, ये था सब सेक्शन 1, ये है सब सेक्शन 2, अब आता है सब सेक्शन 3। वो हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अली एक बंदा है 2020 में जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ, ये इंसेन है बेचारा, और इसी इंसैनिटी के अंदर ही इस बंदे की जाके फॉर एग्जांपल 2022 में इसकी डेथ हो जाती है। तो जाहिर बात है यहाँ पे इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर होगा। तो जो बंदा इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हुआ है, अब 2022 से आगे जब उसकी डेथ हुई जनवरी 2022 में, तो उससे आगे इसको 90 डेज दोबारा दिए जाएंगे। ये हमें सब सेक्शन 3 कहता है। सब सेक्शन 4 हमें ये कहता है कि जब अली की डेथ हुई तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो खुद जो है उसके अंदर कोई लीगल डिसेबिलिटी मौजूद है। अगर उसके अपने अंदर लीगल डिसेबिलिटी मौजूद है
तो जब तक इसकी जो लीगल डिसेबिलिटी है ये सीज नहीं होती, अगर एक है तो वो सीज नहीं होती, अगर एक से ज्यादा है तो वो जब तक सारी की सारी सीज नहीं होती तब तक इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है 2029 में, तो इससे आगे इसको 90 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ये हमें सेक्शन 6 बताता है। अब यहाँ पे एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि जो सेक्शन 6 है ये अपील्स पे जनरली अप्लाई नहीं होता, सूट्स पे अप्लाई होता है और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पे अप्लाई होता है। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की जानिब जो कि है सेक्शन 7। सेक्शन 7 एक इंतहाई आसान सा सेक्शन है, इसमें बस चंद खास अल्फाज आपने याद रखने हैं। देखें सेक्शन 7 है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकेंट्स, जब एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स और एप्लीकेंट्स हो और उनमें डिसेबिलिटी मौजूद हो। अब देखें मिसाल के तौर पे 3 बंदे हैं एप्लीकेंट्स और 3 में से जो 2 बंदे हैं वो लीगली डिसेबल हैं और एक बंदा जो है वो सही है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो सेक्शन 7 हमें ये कहता है, यहाँ पे वर्डिंग इसकी ध्यान में रखिएगा कि डिस्चार्ज कैन बी गिवन, डिस्चार्ज कैन बी गिवन without the concurrence of such persons। अब यहां पे सच पर्सन से मुराद है वो लोग जो लीगली डिसेबल हैं। अब जो लोग लीगली डिसेबल हैं उनकी कंकरेंस के बगैर, उनकी शमूलियत के बगैर जो एक बंदा ठीक है अगर वो डिस्चार्ज दे सकता है। डिस्चार्ज का मतलब है अगर वो जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, जो लायबिलिटी है, अगर वो उसको टर्मिनेट कर सकता है, अगर वो उसको रिलीज कर सकता है। सच पर्सन जो यहाँ पे लीगली डिसेबल हैं उनकी कंकरेंस के बगैर। 3 बंदे हैं एक ही कंपनी में, अब उनकी कंपनी के 2 बंदे हैं वो बेचारे इंसेन हो गए हैं, लेकिन जो एक बंदा इंसेन नहीं है वो ये काम इनकी कंकरेंस के बगैर कर सकता है, वो इस काम का डिस्चार्ज दे सकता है। तो सेक्शन 7 हमें ये कहता है कि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो इन तीनों के अगेंस्ट जो है ना रन करेगा। यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इनमें से एक बंदा ऐसा था जो अकेले ये काम खुद कर सकता था, लेकिन शर्त क्या है, डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, उनके बगैर ये काम किया जा सकता हो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये बताता है कि अगर तीनों बंदे मतलब डिसेबल हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं दे सकते, तो टाइम तीनों के अगेंस्ट रन नहीं करेगा। और अगर इन तीनों में से एक बंदा फिर दोबारा ठीक हो जाता है और वो अकेला इनकी कंकरेंस के बगैर ये काम कर सकता है, डिस्चार्ज दे सकता है, तो फिर इन तीनों के खिलाफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करेगा। लेकिन अगर मसला ये है कि वो बंदा अकेला, जो एक बंदा ठीक है, वो इन दोनों की शमूलियत के बगैर वो जो लायबिलिटी है, वो जो ड्यूटी है, उसको रिलीज नहीं कर सकता, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता, तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन तीनों के खिलाफ रन नहीं करेगा जब तक ये तीनों बंदे ठीक नहीं हो जाते। अब हम आते हैं सेक्शन 8 की जानिब, जो कि बड़ा देखने में तो एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 8 ये कहता है कि कोई भी चीज जो आपने सेक्शन 6 में या सेक्शन 7 में पढ़ी है, यानी कि किसी भी तरह की जो लीगल डिसेबिलिटी है जो अब आपने सेक्शन 6 में और सेक्शन 7 में पढ़ी है, ये मुतासिर नहीं कर सकती टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन के शुफा वाले मामलात में लीगल डिसेबिलिटी की बुनियाद पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। किसी ने राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन्फोर्स कराना है, वहां पे उस बंदे में लीगल डिसेबिलिटी है या अगले में भी लीगल डिसेबिलिटी है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, रियायत नहीं दी जाएगी। यानी कि बेसिकली सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की जो एक्सेप्शन है वो हमें बताई गई है सेक्शन 8 के अंदर। अब सेक्शन 8 दूसरी जो बात कहता है वो बड़ी अहम है
कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो आपने एक्सटेंशन देना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर, तो वो 3 साल से ज्यादा का आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते। 3 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन आप नहीं दे सकते। ये बहुत आसान सा सेक्शन है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन लिमिटेशन एक्ट की सारी जो प्रैक्टिकलिटी है वो फिर इसी सेक्शन के गिर्द और इन्हीं लीगल डिसेबिलिटीज के गिर्द घूमती है। तो मैं ये आपके साथ तरतीबवार सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं। मुमकिन है आपको पहले दूसरी पहले आती हो, लेकिन आपने तवज्जो रखनी है और इन सबको गौर से देखना है। यहां से आपको पूरे लिमिटेशन एक्ट का जो खुलासा है, खासतौर पे जो इसका पार्ट 2 है, वो समझ में आ जाएगा। लीगल डिसेबिलिटीज और स्पेशल एक्सेप्शन। देखें, लेट्स से कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारे पास है 6 मंथ्स। अब होता यहां पे ये है कि एक शख्स है अली, जनवरी 2020 में अली जो है बेचारा ये इंसेन है। अब मैं ये सारी एग्जांपल्स अली के ऊपर दूंगा, तो अगर कोई अली यहाँ पे बैठा है तो उसको ऑलरेडी माजरत। अब अली 2020 में इंसेन है। होता ये है कि अली 2025 में जाके ये जो इसकी लीगल डिसेबिलिटी है, इंसैनिटी वाली, ये खत्म हो जाती है। अब देखें, इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो इस अरसे के दौरान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो 6 मंथ था। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी, अब आगे इसको एक्सटेंशन दी जाएगी। कितना एक्सटेंशन दी जाएगी? उतना ही एक्सटेंशन दी जाएगी जितना पहले इसको मिलनी थी जब से इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होना था, यानी कि 6 मंथ्स। तो जनवरी 2025 से आगे इसको 6 महीने दोबारा मिलेंगे। अब लेट्स से कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन ले लेते हैं 2 इयर्स। ये भी उसी की तरह आसान सी एग्जांपल है। बेसिक गेम शुरू होगी थर्ड एग्जांपल में। देखिए, ये अली है, 2020 में इंसेन है। अली 2025 में जाके इसकी जो लीगल डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब देखें, यहाँ पे इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है बेसिकली वो गुजर चुका है, लेकिन सेक्शन 6 हमें ये कहता है कि इसको एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया जाएगा जितना ऑलरेडी इसको मिलना था, सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसको 2 इयर्स की मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी और ये बंदा 2027 तक अपना मुकदमा दायर कर सकता है विद इन 2 इयर्स ऑफ पीरियड ऑफ विद इन 2 इयर्स जो इसको ऑलरेडी मिलने थे, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे 2 साल है। अब आपने जरा गौर करना है। अब लेट्स से कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 4 साल, 4 इयर्स। ये जो बंदा है अली, ये 2020 में इंसेन है। अब इस अली की जो लीगल डिसेबिलिटी है, जो इंसैनिटी है, ये सीज होती है 2025 में। अब देखें, जब 2025 में इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां तक चलना था? 2024 तक चलना था ना। 2020 से 4 साल है, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई तो अब ये बताएं सेक्शन 6 क्या कहता है कि इसको सेम पीरियड ऑफ टाइम दोबारा मिलेगा जितना इसको ये पहले मिलना था, यानी कि इसको अब दोबारा कितना टाइम मिलेगा? 4 इयर्स मिलेंगे। और इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये जाके एंड होगा 2029 में। यहां तक बात समझ आ गई? अब इस सेक्शन 6 के ऊपर एक्सेप्शन लगाता है सेक्शन 8। वो कहता है कि इसको जो एक्सटेंशन मिलनी है ना, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो खत्म होने के बाद अब इसको अगरचे पीरियड ऑफ लिमिटेशन 4 इयर्स है, सेक्शन 6 के मुताबिक 4 ईयर मिलना था, लेकिन सेक्शन 8 ये कहता है इसको अब मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 इयर्स की दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो 2028 तक होगा। अब लेट्स से एक और एग्जांपल पे आते हैं कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 6 इयर्स है। अब देखें इसमें क्या होगा, वही एग्जांपल लेते हैं। अली है, 2020 में इंसेन है। अली की इंसैनिटी जाके एंड होती है 2025 में। ये इसकी जो लीगल डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाती है। अब सबसे पहले ये देखिए,
अब ये जो 2020 में इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ था, अगर तब ये बंदा इंसेन ना होता, लीगल डिसेबिलिटी ना होती, तो वो 2026 तक चलता। 6 साल है ना, यानी कि इसका 1 साल अभी भी अपना ओरिजिनल वाला रह रहा है। 2025 में जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई है, इसके बाद 1 साल अभी पीछे वाला है। अब देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 सिंपल ये कहता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड होगा, उसके बाद आपने दोबारा उतना ही टाइम इसको देना है, यानी कि 6 साल इसको देने हैं। ये बात हमें सेक्शन 6 कहता है, यानी कि इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 2031 तक होगा। अब इस पे सेक्शन 8 आके एक्सेप्शन लगाता है कि आप इतना वक्त नहीं दे सकते, आप इसको मैक्सिमम लिमिटेशन कितना दे सकते हैं, 3 इयर्स की, और इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड होगा 2028। अब देखें, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 3 साल तो वो हो गए जो सेक्शन 8 इसको एक्सटेंड करके दे रहा है, 1 साल इसका अपना रहता है, तो मतलब अब इसको 4 साल मिलेंगे क्या? नहीं, इसको 4 साल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 3 साल। अब यहाँ पे ना कोर्ट की जो जजमेंट है, खासतौर पे ये जो आप पढ़ेंगे, मैंने बताई आपको, उसमें वो अल्फाज कुछ इस तरह इस्तेमाल करता है कि 1 साल इसका अपना रह रहा है, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन हम 3 साल के दे सकते हैं, 1 साल इसका अपना रह रहा है, 2 साल की हम इसको मजीद एक्सटेंशन देंगे, और इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे कब आके एंड होगा? 2028 में। यानी कि कान को मुख्तलिफ सिरों से पकड़ने वाली बात है। बात एक ही है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगी? 3 साल की। 1 साल उसका अपना है पड़ा, 2 साल उसको मजीद एक्सटेंशन के तौर पे दे दिए जाएंगे। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका कब एंड होगा? 2028 में। जो एक्सटेंशन है इसको सेक्शन 8 के मुताबिक वो सिर्फ इसको 2 साल की मिलेगी। अब हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स से कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो है 12 साल, 12 ईयर्स है। ये जो अली है ये 2020 में इंसेन है बेचारा। अली की इंसेनिटी एंड होती है 2025 में, इसकी जो लीगल डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब जब 2025 में अली की लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई, तो देखें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? 12 साल। 2020 में शुरू हुआ, ये खत्म कब होना था? 2032 में जाके। तो अगर 2032 में खत्म होना था, तो अभी जब 2025 में उसकी लीगल डिसेबिलिटी एंड हुई, 2032 में क्योंकि एंड होना था, तो अभी भी उसके पास 7 साल अपने ओरिजिनल वाले पड़े हुए मौजूद हैं। अब सेक्शन 6 ये कहता है कि जब 2025 में एंड हुई है, इसको दोबारा 12 साल दिए जाएं। जहरी बात है, हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर एक्सेप्शन लगाता है सेक्शन 8, वो कहता है आप इसको मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 साल की दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने इसको एक्सटेंशन देनी भी है तो आप इसको 2028 तक दे सकते हैं, 3 साल की एक्सटेंशन। अब मुझे ये बताएं सेक्शन 6 का और 8 का मकसद क्या है? इनका मकसद है पीरियड ऑफ लिमिटेशन बढ़ाना। अब इसका ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो भी 7 साल रह रहा है, तो इसको ये 3 साल की क्या जरूरत है? तो ऐसी सूरत में जब ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल से ज्यादा रह रहा हो तो एक्सटेंशन नहीं दी जाती, यानी कि आप इसको सेक्शन 8 की एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी। 7 साल तक 2032 तक ये अपना मुकदमा कर सकता है। वहां पे 1 साल रह रहा था, 2 साल की इसको एक्सटेंशन मिल रही, 2028 तक कर सकता है। यहाँ पे इसके 7 साल रह रहे हैं, तो एक्सटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, बस 2032 तक ये अपना मुकदमा दायर कर सकता है। अब चलिए इसको एक और अंदाज से देखते हैं। देखें अली, लेट्स से कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो यहाँ पे भी हम 12 साल ले लेते हैं, 12 साल है। अब अली जो है 2020 में इंसेन है। अली की ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये जाके एंड होती है 2030 में, इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है। अब देखें इसको कितना साल मिलने थे? 12 साल के मुताबिक 2032 तक इसको टाइम पीरियड मिलना था, यानी कि अभी भी इसके 2030 में जब एंड हुई है तो कितना टाइम रहता है? 2 साल रहते हैं। अब जब 2030 में इसकी लीगल डिसेबिलिटी एंड हुई है तो सेक्शन 6 के मुताबिक इसको दोबारा 12 साल मिलने चाहिए, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक्शन 8 उस पर बार लगाता है कि इसको आप मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना दे सकते हैं? 3 साल का दे सकते हैं, यानी कि 2033 तक आप इसको मैक्सिमम एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब देखें 2 साल उसके अपने रह रहे हैं ना, 2030 में एंड हुआ,
उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई, अभी भी उसके 2 साल रह रहे हैं, तो ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन था। अब कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, कोर्ट ये कहेगी क्योंकि इसके 2 साल और रह रहे हैं, हम इसको 1 साल की मजीद एक्सटेंशन देते हैं। इस बंदे के पास 2033 तक का वक्त है, ये अपना मुकदमा दोबारा ये अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे उसको अगर हम ओरिजिनली देखें तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि 2 साल उसके पास अपने मौजूद है। अब यहां पे चलें, लेट्स से एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखें, अली जो है 2020 में इनसेन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये सेम 12 साल है। अब अली की जो इंसैनिटी है ना, ये खत्म होती है 2035 में जाके, इसकी लीगल डिसेबिलिटी 2035 में सीज होती है। जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी 2035 में सीज होगी तो आप देखें जो 12 साल का टाइम पीरियड था, ये तो सारा का सारा गुजर चुका है, खत्म हो चुका है ना। अब 2035 में इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई है। तो अब सेक्शन 6 क्या कहता है, इसको इससे आगे 12 साल मिलने चाहिए, और सेक्शन 8 उस पे आके ये एक्सेप्शन लगाता है कि नहीं, इससे आगे इसको 3 साल मजीद मिलेंगे, यानी कि ये 2038 तक अपना केस कर सकता है। अब जब ये वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, तो कोर्ट उसको 2035 में कहेगी कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर, आपका टाइम पीरियड मजीद हम 3 साल बढ़ा रहे हैं, 2038 तक ये बंदा अपना जो केस है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। ये था पूरे सेक्शन 5, 6, 7, 8 का स्पेशली खुलासा। अब हम आते हैं अगले सेक्शंस की जाने। अगला जो सेक्शन है वो है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर एक दफा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। मतलब ये सेक्शन 9 के मुताबिक वंस टाइम बिगिंस टू रन, वंस टाइम बिगिंस टू रन, एक मरतबा अगर टाइम पीरियड चलना शुरू हो गया तो नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, ये बात ध्यान में रखिएगा, नो सब्सिक्वेंट, दो चीजें उसने बताई, एक कहा उसने डिसेबिलिटी और दूसरा उसने कहा है इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट, इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट। यानी कि अगर एक दफा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो चलना शुरू हो गया, उसके बाद अगर आपके अंदर कोई लीगल डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेकन हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी आई, ये इनएबिलिटी से मुराद ये है कि कोई मुश्किल हालात आ गए, कोई तूफान आ गया उस दौरान, या जो बंदा था वो शदीद बीमार हो गया, या उसके पास सकत नहीं थी, या वो बहुत ही मुफलिस था, गरीब था, अदालत दूर थी, वहां तक पहुंच नहीं सकता था, तो कोई भी इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी टू सू इस टाइम पीरियड को जब ये शुरू हो गया तो रोक नहीं सकती। अब अगर इसकी हम मिसाल देखें, बहुत ही आसान सी 3 मिसालें हैं, वही मिसाल ले लेते हैं हम अली की। 2020 में जो अली है, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लीगल डिसेबिलिटी मौजूद नहीं थी। तो लेट्स से कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स है, तो अब इसके मुताबिक अली का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब एंड होगा, 2023 में। अब होता यह है कि बीच में आके 2021 में अली में लीगल डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है, अली इंसेन हो जाता है। तो क्या अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन रुकेगा? सेक्शन 6 के मुताबिक नहीं रुकेगा, क्योंकि वहां पे क्या वर्डिंग थी, व्हेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड, मतलब स्टार्ट। तो जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ, इसके अंदर तो कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं थी, लीगल डिसेबिलिटी तो इसके अंदर अभी पैदा हुई है 2021 में, तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलता रहेगा और 2023 में जाके खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक और सिचुएशन यहां पे देखते हैं कि 2020 में जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ तो अली जो था वो लीगली डिसेबल था, वाकई में लीगली डिसेबल था, तो अब इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 6 के मुताबिक स्टार्ट नहीं होगा। अब हुआ ये कि 2021 में आके एक दिन के लिए जो अली की लीगल डिसेबिलिटी है वो खत्म हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब यहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 साल है,
तो ये 2024 में जाके खत्म हो जाएगा। अब भले ही उस एक दिन के बाद दोबारा 2021 में ही ये लीगली डिसेबल हो जाए और इसकी लीगल डिसेबिलिटी चलती रहे 2028 तक, लेकिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका एक्सटेंड नहीं होगा, वो 2024 में ही जाके खत्म हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी वो ये कि फॉर एग्जांपल जो अली है 2020 में इसके अंदर कोई भी लीगल डिसेबिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन होता यह है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है 3 साल, ये खत्म कब होना था 2023 में जाके, लेकिन 2021 में जाके इस बेचारे अली की डेथ हो जाती है। लीगल डिसेबिलिटी नहीं थी, इसकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ होती है तो जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो नया बंदा आया है, इसका बेटा है, वो माइनर है, वो बेचारा 12 साल का है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब माइनॉरिटी होती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो माइनॉरिटी कब से हो, जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ था। तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू कब हो रहा है, 2020 से शुरू हो रहा है ना। 2020 में तो वो ठीक था ना, अब 2021 में आके बेशक वो फौत हुआ है और उसका बेटा माइनर है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं रुकेगा क्योंकि वो एक दफा शुरू हो चुका है। 2023 में जाके पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड हो जाएगा। अभी 2023 में तो ये मेजर नहीं हुआ होगा, इसको तो अभी 6 साल और चाहिए मेजर होने के लिए। तो ये है सेक्शन 9। लेकिन सेक्शन 9 में एक और बात जो डिस्कस की गई है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं लेटर्स ऑफ, सेक्शन 9 है हमारा लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मतलब है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है कोर्ट की जानिब से कि जो बंदा डिजीज्ड है उसकी स्टेट को, मतलब उसके एसेट्स को मैनेज करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो इशू यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो ये है कि अगर एक बंदा था, उसने बहुत सारे लोगों को कर्जे दिए हुए थे, एक उसने कर्जा अपने किसी रिश्तेदार को भी दिया हुआ था, अब हुआ ये कि उस बंदे की डेथ हो गई। अब कोर्ट ने उसके जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया जो कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसका जो रिश्तेदार था जिसको उसने कर्जा भी दिया हुआ था, वो बंदा इसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। अब देखें सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई है, उसके पास चली गई, इसका बेटे जो है माइनर हैं या वो अभी नहीं संभाल सकते। अब देखिए उसने कर्जा भी लिया हुआ था, उसने डेप्ट भी पे करनी थी, और ये डेप्ट किसने क्लेम करनी थी, इस बंदे ने जो अब मर चुका है, जो क्रेडिटर है। तो अब इसमें फ्रॉड ये हो सकता है कि वो बंदा अब जिसको लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं वो तब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चलाता रहे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता रहे, यहाँ तक कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उससे डेप्ट लेने का वो गुजर जाए, और उसके बाद जाके वो प्रॉपर्टी वापस कर देता है उसके लीगल हेयर्स को या उस बंदे को या किसी और को। तो देखें अब तो वो उससे पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है, वो अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते। तो यहाँ पे ये सेक्शन ये लिमिट लगाता है, यानी कि सेक्शन 9 की एक एक्सेप्शन है कि अगरचे टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है लेकिन लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस डेप्टर को दे दिए गए हैं जिसने क्रेडिटर से कर्जा लिया था। अब क्योंकि जो पैसे लेने का हक है डेप्टर क्योंकि खुद मैनेज कर रहा है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो उसके पास है और पैसे लेने किसने, उससे खुद से। तो जब ये दोनों चीजें एक ही शख्स के अंदर आ जाए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां पे स्टॉप हो जाता है। यानी कि जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है टू रिकवर द डेप्ट, जब तक जो है ना जो हमने रिकवर करनी है डेप्ट, टू रिकवर द डेप्ट, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो सस्पेंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, सस्पेंड हो जाएगा। कब तक, जब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल रही है, व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज। तो ये था हमारा सेक्शन 9। अब हम आते हैं सेक्शन 10 की जानिब जो कहता है सूट अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये इतना मुश्किल सेक्शन नहीं है, ये भी काफी आसान है, बस इसमें आपने थोड़ा सा गौर करना है। अच्छा, इस पे सबसे पहले दी गई है सेक्शन 10 के अंदर
नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज। ये जो नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज है, इसका जो है ना एक सुपरसीडरी इफेक्ट होता है बाकियों के ऊपर। अब सेक्शन 10 में वो ये कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियर एंड बिफोर कंटेन्ड, यानी कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक अभी आपने जितना भी बातें पढ़ी हैं वो इस सेक्शन 10 के आगे स्टैंड नहीं करेंगी। ये एक नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज है। तो यहां पे वो ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी, अब देखें उसने वर्ड यहां पे यूज किया है वेस्ट की गई हो। अगर कोई प्रॉपर्टी वेस्ट की गई हो, वेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी बंदे के पास सिर्फ मैनेजेरियल कंट्रोल ना हो बल्कि मुकम्मल तौर पर जो उसकी स्टेट है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका कंट्रोल उसके पास हो। तो अगर कोई प्रॉपर्टी यहां पे वेस्ट की जाती है किसको, किसी बंदे को फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अ प्रॉपर्टी इज वेस्टेड टू अ पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो कहता है इसके खिलाफ जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो नहीं होगा। अगर इसके खिलाफ आपने कोई मुकदमा करना है तो वो कहता है नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। इसके खिलाफ अगर आपने कोई सूट करना है तो वो बार नहीं होगा किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से। किसी बंदे को प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके खिलाफ जो सूट है वो बार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ शराइत बताई गई है कि ये जो सूट आप कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। कोई भी सूट नहीं है, अगर यहाँ पे एक दो मखसूस सूट्स बताए गए हैं, इस सूट का पर्पस क्या है, अगर वो उस पर्पस के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं तब वो बार नहीं होगा, अदरवाइज वो बार हो जाएगा। उसके खिलाफ लिमिटेशन भी रन करेगी, उसका एक मखसूस टाइम पीरियड होगा जो हम आगे जाके स्केड्यूल्स में पढ़ेंगे, दिया गया है। दो चीजों के लिए इसके दो पर्पसेज हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि फॉलोइंग इन हिज हैंड सच प्रॉपर्टी, फॉलोइंग इन हिज हैंड सच प्रॉपर्टी, कि आया जो प्रॉपर्टी उसको दी गई थी वो उसके पास मौजूद है, कितना मौजूद है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। दूसरा, फॉलोइंग द अकाउंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, फॉलोइंग द अकाउंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। दो चीजों के लिए, एक उस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए और एक उस प्रॉपर्टी के जो अकाउंट्स हैं उसको चेक करने के लिए। बेसिकली इस सेक्शन का मकसद ये है कि कोई बंदा विलफुल निग्लिजेंस की वजह से या विलफुल डिफॉल्ट ना करे जानबूझ के, जिसको प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि इसके कब्जे में जो जायदाद है इसके हिसाब के लिए या इस जायदाद से जो आमदनी आ रही है उसके एहतसाब के लिए आप उसके खिलाफ जो सूट करेंगे वो कभी भी किसी लेंथ ऑफ टाइम से बार नहीं होगा। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा है जिसको ये प्रॉपर्टी वेस्ट की गई थी वो खुद मौजूद ना हो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी अगर वो बंदा मौजूद नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो जो सूट है वो आप कर सकते हैं इन दो पर्पसेस के लिए। और अगर वो प्रॉपर्टी किसी को असाइन करके चला गया है, अब जाहिर बात है उसको वेस्ट की गई थी, अब आगे उसने किसी को क्या किया, असाइन की है, तो उससे वो अमाउंट नहीं देगा ना उसको, वैल्यूएबल कंसीडरेशन के बदले तो असाइन नहीं करेगा उसको। मतलब असाइन करके गया, असाइन से मुराद ये कि उसके पास वो सारे इख्तियारात हैं वेस्टिंग वाले जो उसके पास थे। अगर उसने उसको कोई अमाउंट दी है वहां पे कोई वैल्यूएबल कंसीडरेशन है तब नहीं आएगा, तब आप उसी मेन बंदे को जाके पकड़ेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वो अपनी जगह किसी बंदे को असाइन करके गए हैं नॉट फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, तब भी उसके खिलाफ जो सूट है वो बार नहीं होगा किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से। बहरहाल इसकी वर्डिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आया ये सिर्फ सूट्स पे अप्लाई होता है। सेक्शन 9, सेक्शन 10,
notwithstanding anything hereinbefore contain no suit against a person, तो ये सिर्फ और सिर्फ सूट्स पे अप्लाई होता है, अपील्स पे और एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होता। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और सूट भी ये दो स्पेसिफिक तरह के। अच्छा, अब इसके जो अगला पैराग्राफ है सेक्शन 10 का, उसमें वो हमें ये बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है किसी रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोवमेंट के लिए, किसी रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोवमेंट के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया, जिस तरह हमारे मुस्लिम लॉ में वक्फ किया जाता है, या हिंदू रिलीजन के बारे में वो कह रहा है, या साथ में उसने कोई बुद्धिस्ट रिलीजन का कहा है, तो उनमें अगर रिलीजियस पर्पस के लिए जो चैरिटेबल पर्पस है या उसके लिए प्रॉपर्टी को एंडोवमेंट किया गया है। अब देखें, ये जो प्रॉपर्टी दी जाती है ना, अब इसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है उसको प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं की जाती, उसको मैनेजरियल पोजीशन दी जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो इस सेक्शन की जद में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो वो कहता है ये जो रिलीजियस या चैरिटेबल मामलात के लिए जो प्रॉपर्टी को एंडोव किया जाता है, तो इसको ये तस्वर किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऑटोमेटिकली इसको ये तस्वर किया जाएगा, इट इज वेस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि उसकी शर्त है ना किसी खास पर्पस के लिए दी गई हो। और दूसरी बात ये कि इस प्रॉपर्टी का जो मैनेजर होगा, उसने बकायदा वर्ड यूज किए, इसका जो मैनेजर होगा स्पेसिफिकली, हर इनका मैनेजर नहीं, इसमें प्रॉपर्टी वेस्ट की जाए, बकायदा जो वेस्ट की डेफिनेशन है वो उस पर पूरी उतरती हो। लेकिन अब इस चैरिटेबल और रिलीजियस इंडोवमेंट के केस में इसको समझा जाएगा कि ये वेस्ट है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और इसके मैनेजर को ट्रस्टी समझा जाएगा। ट्रस्टी, ये ना सूट अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज। तो ट्रस्टी कौन है जिसको प्रॉपर्टी वेस्ट की जाए स्पेसिफिक पर्पस के लिए? और हम ये पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्लास में कि ट्रस्टी में तीन तरह के बंदे शामिल नहीं है। एक वो जो बेनामीदार हो, एक ऐसा मॉर्गेजी जिसने पोजेशन रखी हुई हो और उसकी जो मॉर्गेज है वो सेटिस्फाई हो चुकी हो, या कोई रॉन्ग डूअर जिसके पास इलीगल पोजेशन जो है मौजूद हो लेकिन उसका टाइटल उसके पास मौजूद ना हो। अब हम आते हैं सेक्शन 11 की जानिब, जो कि है सूट्स अगेंस्ट फॉरेन कंट्रैक्ट्स। इस सेक्शन में वो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी कंट्रैक्ट जो फॉरेन कंट्री में इंटर हुआ है, कंट्रैक्ट इंटर कहां पे हुआ है? फॉरेन कंट्री में, इंटर्ड इनटू अ फॉरेन कंट्री। सेक्शन 11 है इंटर्ड इनटू फॉरेन कंट्री, और अब उसका जो मुकदमा है वो इंस्टीट्यूट किया गया है पाकिस्तान के अंदर। सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान, कंट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू अ फॉरेन कंट्री। तो ये जो मुकदमा है ये सब्जेक्ट टू होगा जो रूल्स ऑफ लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लिमिटेशन। सवाल ये पैदा होता है किसके रूल्स ऑफ लिमिटेशन? उस फॉरेन कंट्री के रूल्स ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन एक्ट के रूल्स ऑफ लिमिटेशन? तो वो कहता है ये जो लिमिटेशन एक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इसके रूल्स ऑफ लिमिटेशन के वो मुकदमा जो इंटर्ड तो फॉरेन कंट्री में हुआ है लेकिन उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट इधर पाकिस्तान में किया गया है, तो वो रूल्स ऑफ लिमिटेशन के सब्जेक्ट टू होगा, ये सारे रूल्स उस पर अप्लाई होंगे। अच्छा, अब इसके बाद ना वो एक और बात कहता है कि कोई भी जो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन है, एक मुकदमा जो गैर मुल्क में इंटर हुआ है, जो एक ऐसा कंट्रैक्ट जो गैर मुल्क में हुआ है लेकिन मुकदमा इधर पाकिस्तान में हो रहा है, तो कोई भी जो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन है उसको आप डिफेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली सब्जेक्ट टू है रूल्स ऑफ लिमिटेशन के। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन उसने बताई है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि वो जो कंट्रैक्ट है वो फॉरेन कंट्री में हुआ हो। अब जाहिर बात है फॉरेन कंट्री में हुआ है तो फॉरेन कंट्री का किसी रूल के तहत हुआ है, तो जब वो फॉरेन कंट्री में हुआ है और जिस रूल के तहत हुआ है, फिर फॉरेन कंट्री के जो रूल है उसके मुताबिक वो एक्सटिंग्विश्ड हो गया हो, खत्म भी हो चुका हो अब तक उस रूल के मुताबिक जिस कंट्री में हुआ है, और इस दौरान जब कंट्रैक्ट हुआ और जब तक वो खत्म हुआ या जब ये कंट्रैक्ट खत्म हुआ, एक्सटिंग्विश हुआ,
तब तक ये जो पार्टीज हैं ये वहीं पे रहती थी, वहीं की शहरी थी, डोमिसाइल्ड थी। अगर ये तीन शर्तें पूरी हो रही हैं फिर इस पे हमारा वाला लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा, फिर वो वाला लिमिटेशन एक्ट लगेगा, या फिर वो वाले रूल्स लगेंगे जिस कंट्री में ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ है। अब देखिए ना होता क्या है, फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ, पार्टीज पाकिस्तान में आ गई तो वो यहाँ पे केस कर सकती हैं, वो जो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन है वो नहीं लगेगा। लेकिन फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ, वो पार्टीज वहीं रहती थी, उसी रूल के मुताबिक उनकी मौजूदगी में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंग्विश्ड हो गया, खत्म हो गया। अब एक पार्टी को शरारत सूझी, वो पाकिस्तान आ गई, उसने केस इंस्टीट्यूट कर दिया, तो ये कहता है ये एक्सेप्शन है, अब वो केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 2, जिसमें हमने सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।